नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक तरफ तो दिल्ली एनसीआर में अब बारिश शुरू हो गई है। झमाझम बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में बारिश से पूरी जीवन अस्त व्यस्त है। उसके बाद बारिश आई दिल्ली एनसीआर में। लेकिन राजनीतिक तापमान बड़ा गर्म हो गया है, बड़ा गर्म। जिधर देखिए बस यही चर्चा हो रही है। जिधर देखना है आपको, आप अखबार खोल लें, डिजिटल मीडिया उठा लें, गोदी मीडिया में थोड़ी छुप छुप के चर्चा हो रही है, छुप छुप के। लोग कहते हैं गोदी मीडिया, हम लोग मुस्कुरा करके कहते हैं, तो उसमें थोड़ी छुप छुप के चर्चा हो रही है। लेकिन जिधर देखिए साहब, चर्चा यही हो रही है। और चर्चा हो रही है मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक का। मोदी ने मजबूरी में सर्जिकल स्ट्राइक किया, या मोदी कुछ छुपाना चाहते हैं, या पूरे देश भर के लोग अब मोदी पर टूट पड़ेंगे, इसलिए मोदी ने यह सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। यह चर्चा चल रही है पावर गैलरी में। पावर गैलरी में, पावर के बाहर, चौक चौराहे, नुक्कड़, हर जगह, हर घर में यही चर्चा चल रही है। ऐसा हुआ कैसे? मुमकिन कैसे हुआ? मित्रों, चर्चा यह हो रही है कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी सिपहसालार में से एक, हालांकि जो कैबिनेट में हैं वो खुद को करीबी ही मानते हैं, लेकिन कैबिनेट में दो तीन चेहरे ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आसपास मंडराते रहते हैं, हर चीज में मंडराते हैं। अब एक हैं जेपी नड्डा साहब, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। एक हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो शिक्षा मंत्री हैं। और एक हैं श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। और इन तीनों की भूमिका न सिर्फ सरकार में है, सरकार के इतर भी मोदी जी और शाह जी दोनों लेते रहे हैं। संगठन में एक तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं जेपी नड्डा साहब, अभी वो हटे हैं तो नितिन नवीन जी आए हैं, उस पद पर आसीन हुए हैं, उनको आसीन कराया गया है। अब श्रीमान जेपी नड्डा जी ने पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, मतलब सरकार में भी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। और बाकी भूपेंद्र यादव जी और धर्मेंद्र प्रधान जी भी भूमिका निभा रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव के सर्वे सर्वा थे। बड़ी जबरदस्त सफलता मिली है। सिर्फ ये कह देना कि नहीं भूपेंद्र यादव की सफलता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। अब धर्मेंद्र प्रधान जी बिहार के सर्वे सर्वा थे, बिहार में भी बड़ी सफलता मिली, तो धर्मेंद्र प्रधान जी की वजह से सफलता मिली, ऐसा भी नहीं है। हर जगह चलता तो आखिर में है अमित शाह जी की, मोदी जी की। लेकिन ये सभी जो प्लेयर्स हैं, ये सभी जो उनके करीबी हैं, उनकी एक ताकत सरकार के अंदर है और सरकार के बाहर है। पार्टी के पद पर वो रहें या न रहें, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहें न रहें, ये इममटीरियल है। महत्वपूर्ण यह है कि मोदी और शाह, जिन्हें एक टास्क मास्टर हैं, उनको जो टास्क देते हैं वो टास्क वो पूरा करके आते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी इन्हें टास्क दिया गया उसमें ये कामयाब हुए। श्रीमान जेपी नड्डा भी कामयाब हुए, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान भी कामयाब हुए, और श्रीमान भूपेंद्र यादव भी कामयाब हुए। अब श्रीमान भूपेंद्र यादव का सरकार में कितनी उपयोगिता है, ये मोदी और शाह जानते होंगे। धर्मेंद्र प्रधान की सरकार में कितनी उपयोगिता है, कितनी बेहतर तरीके से वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, ये मोदी और शाह का आकलन होगा, वो दोनों जानते होंगे। लेकिन पब्लिक इमेज ये है कि श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान की तो भद्द पिटी हुई है, और धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर इतनी छीटाकसी हो रही है, इतनी टिप्पणियां हो रही हैं कि सोशल मीडिया पे जाएंगे, दूसरा पोस्ट खोलेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान को आप देखेंगे कि उनको कहीं ना कहीं से बुरा भला कहा जा रहा है। और कारण है यूजीसी एक्ट से लेकर के, नीट के पेपर लीक से लेकर के, और सीबीएसई के स्कैम तक। ये तीनों प्रकरण ऐसे हैं जिसमें श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी की हालत खराब है। जेपी नड्डा जी बीच बीच में चल रहे हैं। उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया,
अब सरकार में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और अपना धीरे धीरे वो काम भी कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, कितने उपयोगी हैं वो सरकार के लिए, ये सरकार ही बताएगी। अब साहब मैं ये इतनी चर्चा कर क्यों रहा हूं? पावर गैलरी में क्या चर्चा हो रही है? हर गली नुक्कड़ चौराहे पर चर्चा क्या हो रही है जिसकी बात मैं लेकर के आपके सामने आया हूं? क्या है वो बात? मित्रों, बात है बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, इतनी गंभीर कि उसकी चर्चा अवश्यंभावी हो गई है। इतने करीबी मोदी और शाह के, जिनको जो टास्क दिया जा रहा है सारा टास्क वो फुलफिल करते हैं, इतने करीबी। हमारी और आपकी व्यक्तिगत राय भिन्न हो सकती है, जैसे मेरी भी राय भिन्न है बिल्कुल, लेकिन अमित शाह जी के लिए या मोदी जी के लिए मेरी राय का कोई महत्व नहीं है, आपकी राय का भी कोई महत्व नहीं है। तो श्रीमान भूपेंद्र यादव जी के बारे में एक खबर आ रही है, बहुत गंभीर बात है ये, और इसलिए लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं कि गोदी मीडिया इस खबर को दबाना चाहती है। आजकल कोई भी खबर दबती नहीं है अगर उस खबर को दबाया न जाए सरकार की तरफ से। तो इसका मतलब है कि अगर ये खबर दब नहीं रही है तो सरकार की सहमति है, और सरकार मतलब मोदी और शाह की निश्चित रूप से इस खबर को दबाने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, नहीं है। अब इतनी बड़ी खबर है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज तक के, अभी तक के मोदी कैबिनेट के इतिहास में इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई, लेकिन ऐसे नहीं हुई जिस तरह से हुई है। मित्रों, भूपेंद्र यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, इसके अलावा दो और अधिकारी जो इसी भूमिका में थे, सबको एक प्रकार से सैक कर दिया गया है। दो को तो टर्मिनेट कर दिया गया है, दो की नौकरी चली गई है और दो का ट्रांसफर कर दिया है। उनको कहा गया है कि आप अपने मूल सेवा में चले आइए। अब ये चारों लोग कौन हैं, इसका मैं जिक्र आपको करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। ये चारों लोग किस कैपेसिटी में हैं, क्या हैं, इसे जानना बेहद जरूरी है। और इसी पर चर्चा हो रही है कि ये चारों लोग को अगर हटाया गया है तो क्यों हटाया गया है। पहले हैं अमर सिंह, जो निजी सचिव थे, 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और प्रशासनिक आधार पर उनके मूल विभाग राजस्व विभाग में उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। ये थे निजी सचिव अमर सिंह, 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर। दूसरे हैं शैलेश कुमार सिंह, ये अतिरिक्त एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, अतिरिक्त निजी सचिव हैं। केंद्रीय सचिवालय सेवा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है, केंद्रीय सचिवालय सेवा, इसके वो अधिकारी हैं, और एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ के तहत समय से पहले उनके मूल विभाग डीओपीटी वापस भेज दिया गया है। इनका भी ट्रांसफर हो चुका है। शैलेश कुमार सिंह, ये इनका भी मूल विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी में भेज दिया गया है। दो अमर सिंह हो गए, शैलेश सिंह हो गए, एक निजी सचिव थे और एक दूसरे जो थे अतिरिक्त निजी सचिव हैं। तीसरे हैं आयुष शरण और सिद्धार्थ यादव। इन दोनों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से, किनकी सेवा है? आयुष शरण और सिद्धार्थ यादव, इन दोनों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया जाता है, खत्म किया जाता है। उसमें से सिद्धार्थ यादव के बारे में कहा जा रहा है कि इनका एसोसिएशन भूपेंद्र यादव से काफी पुराना है, मतलब 1-2 वर्ष का इनका एसोसिएशन नहीं है भूपेंद्र यादव के साथ। भूपेंद्र यादव के साथ सिद्धार्थ यादव का एसोसिएशन काफी लंबा है। लेकिन सिद्धार्थ यादव और जो दूसरे हैं शरण जी, उनको
टर्मिनेट कर दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया। और दो का इमीडिएट, दोनों 3 जुलाई को निकला ऑर्डर है। ये पीएमओ का इसमें नोट लिया गया है। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे गो अहेड कहा है। जब डीओपीटी की तरफ से ये ऑर्डर निकला है तो ये एक कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में ये बातें हैं। और दोनों ऑर्डर, एक को ट्रांसफर का ऑर्डर है अपने अपने मूल विभाग को, एक को राजस्व विभाग को, एक में जाना है और दूसरे को डीओपीटी में जाना है। और जो दूसरा ऑर्डर है 3 जुलाई का ही ऑर्डर है, और जो दूसरा ऑर्डर है वो ऑर्डर है इन दोनों के सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन का, नौकरी से बर्खास्तगी का, नौकरी से हटा दिया गया। अब ये जो सिद्धार्थ यादव है ये पॉलिटिकल एडवाइजर, पॉलिटिकल सचिव थे, राजनीतिक सब। जो नेता, कोई जो मंत्री बनता है वो अपने साथ क्या करते हैं कि किसी एक अपने साथी को या अपने क्लोज कॉन्फिडेंट को अपने साथ रखते हैं और उनको फिर सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। उनको एडिशनल सेक्रेटरी का पद दिया जाता है, लेकिन वो सरकारी सेवा से नहीं होते हैं, वो बाहर से होते हैं। जब तक वो मंत्री हैं और जब तक मंत्री जी चाह रहे हैं तब तक उनकी सेवा रहती है। और उनको अगर वो एडिशनल सेक्रेटरी बन गए, प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए, तो उनको पद का लगभग उस तरह से तो नहीं जो सरकारी सेवकों को मिलता है, लेकिन लगभग उसी के हिसाब से गाड़ी, बंगला और बाकी जो खर्चे हैं वो सब उनको मिलते हैं। सैलरी की जो परिधि होती है कि भाई इस ब्रैकेट में आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, उनको वो सैलरी मिलती है। ये पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है, ये मंत्री जी की मर्जी पर होता है। और मंत्री जी अगर मंत्रालय बदल गया तो ऑटोमेटिक उनका समझिए कि नौकरी खत्म हो गया, खत्म। अगर वो चाहें तो आप जहां पर मान लीजिए ट्रांसफर हो रहे हैं, मंत्री किसी दूसरे मंत्रालय को जा रहे हैं, उस मंत्रालय में वो जा सकते हैं। और ये मंत्री के विवेक पर है, मंत्री के निर्णय पर है कि उस व्यक्ति विशेष को जिन्होंने उन्हें अपना पॉलिटिकल प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया है, उसको एडिशनल सेक्रेटरी बनाया है, उनको वो कंटिन्यू करते हैं या उनको नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन मंत्री पद व्यक्ति विशेष का चला जाता है तो ये जो एडिशनल सेक्रेटरी है, आप समझिए कि उनकी सेवा भी एक प्रकार से समाप्त समझी जाती है। जब तक कि कोई दूसरा मंत्री आ जाए और उनके साथ उनकी ट्विनिंग हो और पुराने मंत्री वाले बोले कि आप इन्हें रख लीजिए, तो उनको कंटिन्यू किया जा सकता है, तो उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन कायदा कानून यही है कि अगर मंत्री जी आए हैं अपने किसी निजी सहायक को लेकर के, तो वो सिस्टम में इनकॉर्पोरेट तो किया जाएगा, लेकिन उनकी सेवा समाप्त होती ही उनकी भी सेवा समाप्त हो जाती है। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है, मंत्री जी की सेवा समाप्त नहीं की गई है, मंत्री जी बने हुए हैं। मित्रों, ये और भी शर्मनाक है, ये बेहद शर्मनाक है। और ये इस बात की गारंटी कर रहा है कि मोदी किस प्रकार का फंक्शन कर रहे हैं, मोदी किस तरह से सरकार चला रहे हैं। विपक्ष अब इसके ऊपर सवाल पूछ रहा है। जयराम रमेश का ट्वीट आ रहा है, सुप्रिया सिनेत का ट्वीट आ रहा है, कांग्रेस पार्टी हमलावर है, अन्य पार्टियां हमलावर है। हमलावर होंगी ही होंगी, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस तरह का ऑर्डर स्वाभाविक ऑर्डर नहीं है, ये रूटीन ऑर्डर नहीं है, ये कहीं से भी रूटीन ऑर्डर नहीं है। इसमें एक आयोटा भी संदेह नहीं है कि ये रूटीन ऑर्डर है, ये रूटीन ऑर्डर नहीं है, ये बहुत ही अस्वाभाविक आदेश है। और अस्वाभाविक आदेश अस्वाभाविक परिस्थिति में ही आई होगी। वो अस्वाभाविक परिस्थिति है क्या, इसकी तहकीकात विपक्ष को करने का हक है, विपक्ष को जानने का भी हक है, विपक्ष को इसे मुद्दा बनाने का भी हक है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष को ये मुद्दा बनाने के लिए भी अगर कोई मौका दे रहा है तो वो मोदी ही है। मोदी अगर चाहते थे इस खबर को दबा सकते थे, लेकिन ये खबर दब नहीं सकती है, दब नहीं सकती है। इस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहते हैं, लेकिन एक ही दिन में एक मंत्री को, और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे मंत्रालय में भी इस तरह के रूटीन ऑर्डर हुए हैं, तब तो इसे रूटीन मान लिया जाता। अगर दूसरे मंत्रालय में सेम डे इस तरह के ऑर्डर हुए तब आप इसे मान सकते हैं कि ये रूटीन आदेश है।
जो डिपार्टमेंट डीओपीटी करते रहता है, प्रधानमंत्री कार्यालय करते रहता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में देखते रहता है, उनको अपने हिसाब से अकोमोडेट किया जाता है, वहां के ऑफिसर को इधर से उधर तबादला किया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि एक स्वाभाविक आदेश है। अगर कम से कम 2-3 मंत्रियों के साथ भी ऐसा हुआ होता, तब पर यह खबर नहीं बनती, बिल्कुल नहीं खबर बनती। मान लीजिए कि 3-4 मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरीज, पीएस और एडिशनल सेक्रेटरी सबका ट्रांसफर कर दिया जाता, किसी को टर्मिनेट किया जाता, तो फिर ये खबर नहीं बनती, फिर ये प्रश्न नहीं उठता, फिर ये सवाल नहीं उठता कि ऐसी घटना हुई क्यों है और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ये सवाल उठता ही नहीं, ये सवाल सोया रहता। लेकिन ये सवाल उठा है और सवाल उठने के पीछे कारण स्पष्ट है। एक ही मंत्री के 2 ऑर्डर एक ही दिन में, सेम डे में 2 ऑर्डर आ रहे हैं। एक ऑर्डर आ रहे हैं 2 को टर्मिनेशन का और दूसरा ऑर्डर आ रहा है 2 के ट्रांसफर का। और वो दोनों, ये चारों जो हैं वो निजी सचिव की हैसियत में, कोई एडिशनल, कोई निजी, कोई डायरेक्ट, ये सारे निजी सचिव की हैसियत में भूपेंद्र यादव के साथ काम कर रहे थे। मित्रों, अब जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, और बात तो होगी भी। बातें हो रही हैं कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री आजकल बड़ा ही प्रॉफिटेबल मिनिस्ट्री हो गया है, तो कहीं इससे रिलेटेड कोई बात तो नहीं है? करप्शन की कोई बात तो नहीं है? आखिर में 2 अधिकारी को टर्मिनेट किया गया है, नौकरी से हटाया गया है, बिल्कुल भी छोटी घटना नहीं है। कोई ना कोई काम जरूर ऐसा होगा जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहा नो, नथिंग, ये व्यक्ति सिस्टम में नहीं रहना चाहिए, और उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया। अब ये जो दोनों ऑर्डर निकले हैं, क्या ये दोनों ऑर्डर निकालने के पहले भूपेंद्र यादव को कॉन्फिडेंस में लिया गया? सवाल है महत्वपूर्ण। और अगर भूपेंद्र यादव को कॉन्फिडेंस में लिया गया तो फिर भूपेंद्र यादव से पूछताछ हुई क्या इस विषय में? और अगर भूपेंद्र यादव को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया तो इसका मतलब समझिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय सब पर निगाह रख रही है, और एक प्रकार से लीज ऑफ लाइफ तुमको तभी तक मिलेगा जब तक तुम सही रास्ते पर चलते रहोगे। अगर तुम्हारा रास्ता भटक गया और तुम कहीं किसी भी तरीके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करप्शन के दलदल में इन्वॉल्व थे, वो किस कारण से गए हैं? क्या कोई विशेष लीक कर रहे थे वो मिनिस्ट्री से, सरकार के सिस्टम से, किसी के साथ डील कर रहे थे? अभी आपने देखा होगा कि भूपेंद्र यादव का बंगला बड़ा चर्चा में आया था, बड़ी चर्चा में आई थी। क्यों? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से जो बागी सांसद थे, ये इन्हीं के बंगले में तो आए थे। इनकी बड़ी भूमिका है तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने में। लोग कहते हैं कि अंदर से, बिहाइंड द कर्टेन, बड़ी भूमिका निभा रहे थे भूपेंद्र यादव। ऐसी भूमिका निभाने वाले, सांसदों का जुगाड़ करवाने वाले भूपेंद्र यादव की मिनिस्ट्री में 4-4 अधिकारी को, 2 को सैक कर दिया जाए, 2 का ट्रांसफर कर दिया जाए, ये कैसे मुमकिन है? इसलिए अगर ये पावर गैलरी में सवाल उठ रहे हैं तो सवाल जायज है। लेकिन जिस प्रकार से मंदिर चोरी की बात हुई, ट्रस्ट ने कल सारी चीजें दुनिया के सामने में रखी कि आपने रामायण की चोरी की बात की, ये देखिए रामायण है, पादुका की चोरी की बात की, ये देखिए पादुका है, आपने जिस जिस की चोरी की बात की थी सब हमने दिखा दिया। अब रही पैसे की, उसकी इंक्वायरी हो रही है, जितने 80 लाख रुपए कलेक्ट किए गए हैं और जो जो हुआ है सारा हिसाब हो रहा है, और एसआईटी काम कर रही है, पकड़ में आ रही है। तो योगी की पुलिस छोड़ेगी नहीं, योगी अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे, और योगी है तो भरोसा रखिए आप। इसी प्रकार से अगर एक ऐसे चहेते नेता जो बेहद करीब हैं, अगर इन तीनों की करीबी भी माने आप, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, जेपी नड्डा, तो मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर होंगे या तीसरे नंबर पर, 3 तो है ही हैं, दूसरे नंबर पर जरूर होंगे। जेपी नड्डा ज्यादा करीब हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव भी करीब हैं, उनके हर विषय में शागिर्द रहे हैं, सारी जानकारी उनके पास है। ऐसी परिस्थिति में भूपेंद्र यादव को लूप में लिए बिना क्या यह कार्रवाई हुई है?
या लुप में लेकर कार्रवाई है। और अगर लुप में लेकर कार्रवाई है कि भूपेंद्र यादव को संदेश दे दिया जा चुका है, और अगर संदेश दिया जा चुका है तो क्या भूपेंद्र यादव की छुट्टी हो रही है नेक्स्ट कैबिनेट एक्सपेंशन में? अभी उनके नीचे के को हटाया और अगली बार उनको हटा दिया जाएगा, क्या ऐसी बात है? भूपेंद्र यादव जैसे नेता की अपनी कोई रीढ़ नहीं है, अपना कोई स्पाइन नहीं है, उनकी कोई वकत नहीं, उनकी कोई कुवत नहीं, वो पंचायत चुनाव नहीं जीत सकते। भूपेंद्र यादव जैसे नेता पंचायत चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ये ध्यान रख लीजिए। कोई काबिलियत नहीं है उनमें वो पंचायत चुनाव जीत जाए। ये अमित शाह हैं, ये मोदी हैं, जिनके नाम पर ये सभी वैतरणी पार करते जा रहे हैं। और अगर वैतरणी पार करा रहे हैं तो मोदी और शाह ही पार करा रहे हैं। तो अब शायद मोदी और शाह को पता लग रहा होगा कि आप किस किस प्रकार के व्यक्ति को कैबिनेट में रखे हुए हैं। अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो ये छोटी घटना बिल्कुल भी नहीं है। मोदी का ये सर्जिकल स्ट्राइक है अपने ही करीबी पर। इसका मतलब है कि मोदी का तंत्र मजबूत है, शाह का तंत्र मजबूत है, उन्हें पता है कहां पर क्या खेल चल रहा है। अधिकारियों को इस तरह से सेवा निवृत्त कर देना छोटी घटना कतई नहीं है। कानों कान लोगों को खबर नहीं हुई, और अगर भूपेंद्र यादव को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है तो ये तो और भी शर्मनाक है। क्यों? क्योंकि कारण तो नहीं बताया गया है कि आपको क्यों हटाया गया। ये अभी सूचना बाहर आई नहीं है। हटाया गया, बस ये सूचना बाहर में है। कारण तो भूपेंद्र यादव अगर जानते होंगे तो बड़ी अच्छी बात, नहीं जानते होंगे तो भूपेंद्र यादव के लिए शर्मसार करने वाली ये घटना है। मतलब मोदी का सीधा संकेत चला गया कि भैया भूपेंद्र जी, आपके ये अधिकारी क्या कर रहे थे, आपको जानकारी नहीं है क्या? ये पूरे देश को बदनाम करने के चक्कर में थे क्या? और ये बदनामी हम मोल नहीं ले सकते। कोई तो बात हुई है बड़ी, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय बर्दाश्त नहीं कर सका, स्वयं प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं करे। कार्यालय का कोई मतलब नहीं होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय को निश्चित रूप से जब सूचना मिली होगी तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई होगी, उनके संज्ञान में लाया होगा। फिर प्रधानमंत्री ने देखा होगा, आकलन किया होगा और उन्होंने आदेश दिया होगा इसे कर डालो। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी क्या बात थी जो प्रधानमंत्री को यह निर्णय लेना पड़ा? और अगर प्रधानमंत्री ये काम कर रहे होंगे तो अमित शाह जी को मालूम नहीं होगा, ये भी एक समझिए कि मुझे तो नहीं लगता है कि उनको मालूम नहीं होगा, जरूर मालूम होगा, क्योंकि वो सेकंड इन कमांड हैं। उनको जरूर मोदी जी कह रहे होंगे कि भाई देखो ये क्या चल रहा है इनकी मिनिस्ट्री में, उनको भी मालूम होगा। और अगर उनको मालूम होगा तो क्या इन दोनों ने भूपेंद्र यादव के साथ कोई बातचीत की है? और अगर बातचीत नहीं की है मित्रों, और तब ये फैसले हुए हैं, तो ये बेहद गंभीर हैं भूपेंद्र यादव के लिए। अब आगे देखना है कि आगे का जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है उसमें भूपेंद्र यादव जी रहते हैं या उनको रखा जाता है। और ये हो गया कि भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये लोग कुछ अंदर अंदर खेल कर रहे थे। लेकिन विपक्ष तो सवाल पूछेगा मित्रों कि छोटी मछली को आप पकड़ रहे हैं, कोई बड़ी मछली है क्या? अगर कोई बड़ी मछली है तो उसका नाम बताइए। नाम क्या बताइए? भूपेंद्र यादव की मिनिस्ट्री में आपने ये सब काम किया है तो भूपेंद्र यादव ही रिस्पॉन्सिबल हैं। भूपेंद्र यादव के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? ये सवाल उठेंगे। इसलिए अब भूपेंद्र यादव क्या पता नहीं कि बंगाल की घटना के बाद बहुत ज्यादा वो फैल तो नहीं गए थे, फैलने की हो सकती है उनमें आ गई हो कोई टेंडेंसी, तो उनका भी कट शॉट किया गया। तो पहले प्यादे को मारा गया और वजीर को कह दिया गया कि ध्यान में रहिए, आप पजामे में रहिए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक है अपने ही कैबिनेट के अपने ही करीबी मंत्रियों पर। अभी तो मंत्री कह लीजिए, और आगे और भी कई होंगे लाइन में, तो समझिए मंत्रियों पर भी। और ये संदेश भी है, ये मैसेज भी है हर मिनिस्ट्री के लिए कि एकदम से ब्रूटल हो जाएगा मामला अगर कोई गलत काम होता हुआ दिख गया तो, और संज्ञान में आया तो। मोदी कोई कंप्रोमाइज इस मुद्दे पर नहीं करने वाले हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो चाहे कोई अन्य हो। तो साहब, ब्यूरोक्रेसी के लिए साफ संदेश है और कमीना मंत्रियों के लिए भी साफ संदेश है, सुधर जाइए, गड़बड़ी कीजिएगा तो रास्ता बाहर का दिखा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।